ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर शहर के आपको बता दें राघेंद्र स्वरूप सभागार में पावन चिंतन धारा आश्रम की कानपुर इकाई द्वारा सांस्कृतिक प्रकल्प परिवर्तन की ओर से अद्भुत नाट्य प्रस्तुत कृष्ण का आयोजन किया गया है, जिसमें आश्रम के युवा कलाकारों ने नाटक का मंचन किया। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें दिन रात भजते भी हैं, परंतु क्या हम भगवान कृष्ण के सही स्वरूप को जानते हैं? क्या हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को समझते हैं? इन सवालों से प्रेरणा लेकर कलाकारों ने डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी के मार्गदर्शन में ये नाटक तैयार किया। देश के विभिन्न शहरों में सफल आयोजन के बाद कानपुर में पहली बार इस नाटक का मंचन हुआ। दर्शकों ने न सिर्फ श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप से साक्षात्कार किया, बल्कि मानव जीवन की सफलता के मंत्र भी आत्मसात किए। इस दौरान दर्शकों को भारतीय ज्ञान शोध संस्थान की निदेशिका एवं आदरणीय गुरु मां डॉक्टर कविता अस्थाना का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। नाटक अन्याय से त्रस्त, अधर्म को देख धर्म से विमुख होते हुए भगवान से शिकायतें रखने वाले आधुनिक युवाओं की जिज्ञासाओं से शुरू होता है। ऐसे युवा श्री नारद मुनि जी के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण से संसार के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। कर्म क्या है? अन्याय क्यों होता है? मनुष्य को कष्ट क्यों होता है? क्या भगवान को भी कष्ट सहना पड़ा? विद्यार्थी कैसे मन को एकाग्र करें? इन सभी सवालों का हल दर्शकों को नाटक में मिलता है। नाटक के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया है कि आत्मा अमिट है, जो लिबास की तरह शरीर को बदलती है। कृष्ण निराकार भी हैं और साकार भी हैं, जिनका सर्वशक्तिशाली अस्तित्व हर युग में रहा है और रहेगा। जी से परिचित भी होंगे। कहना सिर्फ इतना है, आप सेनातों के जालों में फंस। मेरा नाम रोहित केसरी है और मैं गाजियाबाद पावन चिंतन धारा आश्रम से आया हूँ। आज का कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? पावन चिंतन धारा के तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य है पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से जो पावन चिंतन धारा आश्रम का सांस्कृतिक प्रकल्प है, उसकी ओर से एक यहाँ पर नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है कृष्ण। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित, एक जीवन चरित्र पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है। उसमें नाट्य प्रस्तुति में उनका जो जीवन है, उन्होंने क्या जीवन में संघर्ष किए, क्योंकि सामान्यतः हम लोग भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक रास रचैया के रूप में, माखन चोर के रूप में, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा जानते तो हम भगवान श्री कृष्ण को एक गीता का उपदेश देने वाले के रूप में जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो 125 वर्ष का जीवन है, हम उसको नहीं जानते। ठीक है, आज भजन बनाए जाते हैं भगवान के नाम से, उनको छलिया कह दिया जाता है, उनको चूड़ी बेचने वाला बना दिया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं वो वैसे थे जैसे हम आज उन्हें पूजते हैं? क्या हम सिर्फ माखन चुराने के कारण उनको पूजते हैं? नहीं, हमारे भगवान बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने हमको जीवन जीने की कला सिखाई, उन्होंने हमारे जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए। तो उन सारे सूत्रों को संजोकर गीता के माध्यम से एक नाट्य प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसका यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। आज जो नाटिका हो रही है, सर्वप्रथम वो रास लीला नहीं है जैसा कि प्रचलित है कृष्ण के नाम से। वो कृष्ण के संपूर्ण जीवन के बारे में चित्रण है, और कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया है जो इतने वर्षों बाद भी आज इतना प्रासंगिक है कि आज के एक एक व्यक्ति को उससे शिक्षण प्राप्त होता है। मेन इस कार्यक्रम में क्या मोटिवेट है लोगों को, किस तरह आप करना चाहिए? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे और युवा हैं, जो अपने भगवान को नहीं जानते, अपने धर्म को नहीं पहचानते, संस्कृति को नहीं पहचानते, वो सिर्फ पैसा कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, जॉब्स और प्रमोशंस में ही लगे हुए हैं। उनका राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, उनका धर्म के प्रति क्या दायित्व है, और वो कितनी आसानी से अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, इसका बच्चों को ज्ञान देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज के युवा जो है धर्म से बड़ा दूर है, इसमें जानते नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, आज के बच्चे धर्म से इसलिए दूर हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को धर्म से दूर रखा है। उन्होंने ये सोचा है
कि धर्म का मतलब होता है बड़े बूढ़ों का काम, और बच्चों का काम है खाली पढ़ना लिखना, फिर एक नौकरी पाना जिसमें मोटी तनख्वाह हो और उसके बाद जीवन गुजर बसर करना। वो ये नहीं समझते कि अगर बच्चे अपने देश धर्म के बारे में सीखेंगे नहीं तो देश धर्म का काम आगे बढ़कर कैसे करेंगे। हम और हमारे पहले की जनरेशन अमर नहीं, तो हम तो सारी जिंदगी रहेंगे नहीं यहाँ पे। जब तक ये भारतवर्ष है तब तक तो हम रहेंगे नहीं। तो आगे जो जनरेशन आनी है उसी को सब चीज़ें संभालनी है। संभालेंगे कैसे जब जानते ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, इसलिए उनको कुछ नहीं पता है। तो दोषी वो नहीं है, दोषी हम सब हैं, उनके माता पिता, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो दोषी हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां एक तरफ सनातन बोर्ड के गठन की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म को लेकर बिहार के पूर्व डीजीपी व अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे उर्फ गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म को इस्लाम या ईसाइयों से नुकसान नहीं, सनातन को अपने ही सनातनी पाखंडियों से नुकसान है। गुप्तेश्वर पांडे ने गायत्री परिवार, प्रजापति, ब्रह्मा कुमारीज, विहंगम योग व आर्ट ऑफ लिविंग को सनातन का पाखंडी बताया है। जिले के इनायत नगर में लॉन के उद्घाटन से पूर्व रामकथा का प्रवचन करने पहुंचे बिहार के पूर्व डीजीपी व अंतर्राष्ट्रीय रामकथा वाचक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। सनातन को इस्लाम या ईसाइयों से नुकसान नहीं, सनातन को अपने को सनातनी कहने वाले पाखंडियों से ज्यादा नुकसान है। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, सब अपने अपने संप्रदाय बनाकर राम रहीम रामपाल जैसे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सनातन मिट जाएगा या उसको कोई समाप्त कर देगा, किसी में इतनी औकात नहीं। जो सनातन है वह सनातन रहेगा। सनातन धर्म की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। जितने सनातनी हैं उन्हें जागृत होना चाहिए, उन्हें संगठित होना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया में कहा जाता है कि आईना झूठ नहीं बोलता वाली कहावत शनिवार को भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि के नाम पर लगने वाले ददरी मेले में देखने को मिला है। जहां दुकानदार कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कमाने का काम करते हैं, वह आज अपनी दुकानों को तैयार करते नजर आ रहे हैं। वहीं झूला संचालक भी झूला तैयार करते नजर आ रहे हैं, जबकि पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती थी। आज वहां इक्का दुक्का लोग मेले में नजर आए हैं। इसका मुख्य कारण समय से दुकान आवंटन न होना बताया जा रहा है। दुकानदारों की माने तो अगर 10 नवंबर तक दुकान का आवंटन हो गया होता तो मेला पहले रविवार को अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर रहता। का नाम? पूनम तिवारी, कहाँ के रहने वाली है? खारी नगरा। ददरी मेला देखने के लिए आई है। हम तो एकदम शौक लग गई है कि ये कैसा मेला है भाई। क्यों क्या मेला में पहले भी आ चुकी है? अरे हर साल आते हैं हम तो मेला में। लेकिन आपको शौक लग गए? हाँ, आखिर हुआ क्या है? हम तो कई दुकानदार से पूछे भी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो बता रहे हैं कि ये जमीन बाद में मिली है, इसलिए हम लोग अभी सजा नहीं पाए हैं। तो आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, देखिए कि जो रोड है, जो भी यहाँ के दुकानदार हैं, तो मतलब आप क्या देखा है यहाँ पे? आपने क्या बुराई है, क्या देखकर शौक लगा आपको? अरे रोड भी ठीक नहीं है और दुकानदार लोग भी अपना जो भी सजाए हैं बंद करके बैठे हैं। हमारा घर सदर हॉस्पिटल है, कई वर्षों से हम लगातार मेला करते आए हैं। अभी दुकान आपकी लगी नहीं है, ढंग से लगी नहीं, क्या कारण है? कारण ये है कि थोड़ा जमीन डिलेट से बटा है और यहाँ पानी उनी की भी दिक्कत है। अभी एक भी सरकारी चापाकल नहीं गड़ा है। उसके साथ साथ नहान में जितने भी श्रद्धालु आए खुले में शौच किए। अरे किसी की बहन बेटी, हमारी भी बहन बेटी होती है। बहुत हमको देख के शर्म लगा। कितने साल से आते हैं मेले में? हम ये मेला 2012 से कर रहे हैं। सर एक तेज आवाज में परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? नाम कुमार तिवारी है। बलिया छपी यहाँ पर अपने एक रिलेटिव के आया हुआ हूँ। मैं एक्चुअली कलकत्ता रहता हूँ, ठीक वहीं पे जॉब करता हूँ। अभी फ़िलहाल यहीं पर अभी यहाँ पर रह रहे हैं। तो मेला यहाँ पर लगा हुआ, तो इसीलिए इस बारे में हम लोग सुन करके यहाँ पर आए घूमने के लिए। मेले में आप आए हैं, परिवार के साथ आए। रुक करेंगे अगली खबर का। मैनपुर के करहल विधानसभा क्षेत्र के मदन में पीडीए की जनसभा में डिम्पल यादव झांसी अग्निकांड पर बोली
कि बहुत ही दर्दनाक हादसा है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे आईसीयू में एनआईसीयू में थे या अस्पताल में थे, उसके बावजूद भी सरकार या विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरह से 10 मासूम बच्चों की वहां पर मौत हुई है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, जिस तरह की बच्चे क्योंकि आईसीयू में थे या वहाँ अस्पताल में थे, इसके बावजूद भी सरकार या वहाँ के अधिकारियों की जो देखा गया है कि कार्रवाई कोई नहीं करी गई है, और जिस तरह 10 मासूम बच्चों की वहाँ पे डेथ हुई है, हम संवेदना देना चाहते हैं उसके सभी परिवार वालों को, और साथ ही सरकार से कहेंगे कि इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो दोषी है इसमें उसको 100% उसमें कार्रवाई करे सरकार, और साथ ही जो परिवार वाले उनको मुआवजा देने का भी कार्य करें। कल जो DCCM का प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है, कह रहे कि विजुअलिटी कम, लेकिन वहीं पे अगले दिन हमारा जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान वह विपक्ष पर हमलावर नजर आए। वहीं लोकसभा में सेंगोल की स्थापना पर भाजपा पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस देश से सेंगोल का खात्मा करके देश की जनता को स्वतंत्र करना है। हम कुछ नहीं मना कर रहे, ये चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आप अगर देखें, कुदरती के अंदर भी जितने भी अधिकारी लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी तरीके से आप प्रयास ये करते हैं कि चुनाव के अंदर एक माहौल बना सकें एक पक्ष का। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ इसके अंदर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि किस तरीके से आने वाले समय में जो आरओ हैं वो क्या अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। हाँ, वो देखिए, वो कांग्रेस का अपना मुद्दा है, वो हमने जाना है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का अपना मुद्दा। मुझे लगता है पार्टी कांग्रेस की खुद उसके ऊपर अगर अपना स्टैंड बताएगी तो वो ज़्यादा स्पष्ट कर पाएगी कि उनका क्या रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। एक तरफ सरकार और निर्वाचन आयोग कहती है कि अधिक से अधिक वोट डालने का काम करें, और उनके प्रशिक्षण भी अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब चुनाव का दिन आ जाता है तो सरकार प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा वोट को रोकने का काम करवा रही है। इसी प्रकार से कई उदाहरण इसी चुनाव में नहीं, रामपुर के चुनाव में भी आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि इतना आतंक, इतना भय पैदा कर दिया गया कि लोग वोट देने के लिए घरों से निकले लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाए। दावे के साथ कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत कुंदरकी विधानसभा में हो जाएगी। कुंदरकी के उपचुनाव के अंदर अब लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन सभी समाज से मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है तो बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। प्रशासन और शासन सरकार अपने इस समय सारे पैतरे इस्तेमाल कर रही है दबाव बनाने का, भय बनाने का, लेकिन जनता ने मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अभी अपने सभी लोगों का समर्थन कर रहे हैं और जो भी दबाव बनाने का प्रयास किया रहा दबाव में नहीं आ रहे। अगली खबर चंदौली से, जहां जनपद के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत करवत स्थित मेडिविन हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने गई 20 वर्षीय प्रसूता के परिजनों की अनुपस्थिति में कोई जांच कराए बिना ही बीती रात ऑपरेशन कर दिए जाने के बाद प्रसूता की मौत हो जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों से हॉस्पिटल कर्मचारियों ने मारपीट और हंगामा किया। आपको बता दें कि मूल रूप से बालूघाट चुनार निवासी 27 वर्षीय अनिशा निषाद अपने पति दीपक निषाद के साथ मुगल सराय कोतवाली अंतर्गत जलीलपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के सुजाबाद
गांव में रहती है। दीपक टाउन हॉल वाराणसी में कार्यरत है। अनीशा गर्भवती थी, जिसकी वजह वह करवत स्थित मेडविन हॉस्पिटल में जांच कराती थी। शुक्रवार सायं उसको पेट में दर्द की शिकायत होने पर दीपक ने उस उक्त हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा, जहां मौके पर मौजूद डॉक्टर ने कहा कि टाइम पूरा हो गया, ऑपरेशन होगा जिसका खर्च 25,000 रुपये आएगा। दीपक ने कहा कि अभी मैं आऊँगा तो कुछ होगा, थोड़ा रुक जाइए। लेकिन जब तक वह अस्पताल पहुंचा तब तक डॉक्टरों ने ऑपरेशन से एक बच्ची का जन्म करा दिया। उसके अस्पताल पहुंचने पर उसके हाथ में नवजात को पकड़ाकर नेग मांगने पर उन्होंने 400 रुपये नेग भी दे दिया, लेकिन प्रसूता की शनिवार को तड़के मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे उसके रिश्तेदार व परिजनों ने जब डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों से पूछा और मृतका का वीडियो बनाना शुरू किया तो परिजनों के मुताबिक उन लोगों के साथ मारपीट की गई और मोबाइल छीनकर वीडियो भी डिलीट कर दिया गया। इसके उपरांत हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पहले वो आई थी यहाँ, हमारे मौसी की लड़की है, आई थी यहाँ से दवा ली थी। पहले वो आई थी यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई थी और उसके पेट में दर्द वगैरह हो रहा था, जिसकी वजह से उसने डॉक्टर ने बोला कि पानी चढ़ेगा। अब पानी चढ़ाने के लिए ये लोग पानी चढ़ाने लगे। पानी चढ़ाने के बाद वो लड़की घर पे बात की 8 बजे रात में कि हमको यहाँ पानी चढ़ाया जा रहा है, घरे से किसी को भेज दो। तो हमारी मम्मी थी, वो आई रात में, क्योंकि हम लोग थे वहाँ पर दीपावली के, वो दीपावली था, हम लोग गए थे वहाँ घूमने। तो रात में पता चला कि पानी चढ़वा रहे, तो घर से हमारी मम्मी आई। तो ये लोग पानी चढ़ा रहे थे। फिर उसी समय चेकअप वगैरह कुछ नहीं करवाए कि हाँ ब्लड है कि नहीं है, क्या टेस्ट है, क्या चेकअप है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जनपद चंदौली में आज प्रातः 112 की एक सूचना के अनुसार मेडविन हॉस्पिटल, जो कि चौकी दुल्हीपुर क्षेत्र थाना मुगलसराय अंतर्गत है, में एक महिला के मृतक हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पे थाना मुगलसराय टीम द्वारा पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया गया, जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि महिला की मृत्यु इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हो गई। शव को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लेकर परिजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके अतिरिक्त मेडिकल टीम के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही थाना मुगलसराय अंतर्गत रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की जा रही है। मौके पे कानून व्यवस्था सामान्य है। रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद सदर तहसील का ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आए 75 प्रार्थना पत्रों में से 3 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज संपूर्ण समाधान जो है हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित हैं और इसमें जो है हमारे टोटल 119 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें मौके पे 13 का निस्तारण कर दिया गया। बाकी जो है सारे विभागों को जो है प्रार्थना पत्र दे दिया गया है और उसको समय निस्तारण कराया जाए। सबसे ज़्यादा किस विभाग की? सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग की है, उसके बाद पुलिस की है, फिर विद्युत की है। इस तरीके से जो शिकायतें प्राप्त हुई है, राजस्व की जो है 46 है, विद्युत विभाग की 38 है और पुलिस विभाग की। आपने कहा सर कि विभाग के कर्मचारी की लापरवाही है या काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से तहसील दिवस में शिकायतों का ज़्यादा आ रही है, बार बार आ रहे हैं। तो किस विभाग के अधिकारी ज़्यादा? इसमें जो है बहुत सारे जो है विभाग सभी हैं जो है, लेकिन ये है कि हमारी जिम्मेदारी है और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि जो लोग जो है प्रार्थना पत्र आदमी तहसील दिवस में इसलिए लेके आता है कि अगर उसका काम नहीं होता तब वो किसी फोरम पे शिकायत करने आता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लुटेरी दुल्हन के बाद अब लुटेरे दूल्हे भी सक्रिय हो गए। दूल्हे ने शादी के खर्च के लिए लूट की
घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 24 घंटे में लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की नकदी बरामद कर ली। रुपए की जरूरत को लेकर दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। अनंग पाल सिंह निवासी मांडल शंकरपुर के 13 नवंबर को गोरसपुर तिराहे पर लूट की घटना हुई थी। लुटेरों ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर 3,89,400 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। देखिए, आप की जानकारी में हुआ कि 13 तारीख की शाम को पुलिस को ये सूचना मिली कि थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कुछ व्यक्ति जो एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कारनामा करार करके जा रहे थे। उनके पास 3,89,400 रुपये थे। सूचना ये प्राप्त हुई कि 4 लड़कों ने जो मोटरसाइकिल सवार थे, 2 मोटरसाइकिलों पे थे, उन्होंने आकर के उनको धक्का देकर के गिरा दिया और वो खैरा छीन के भाग गए। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल पहुँच करके अपनी जाँच पड़ताल शुरू की और घटना के 24 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए इसमें पुलिस ने जो भी अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की है। लूट की जो बरामदगी है 100% बरामदगी की हुई है। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल की गई थी उनको भी बरामद किया गया है। पूछताछ से भी पता चला है कि इनके द्वारा कुछ दिन पहले एक मोबाइल फ़ोन भी छीना गया था, वो भी इनकी मशीन से बरामद हुआ है और अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है, इनके द्वारा और क्या क्या घटनाएँ की गई हैं इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है और इनका डॉजियर अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच में जन समस्याओं के निस्तारण का दिखा है असर। तहसील स्तरों पर अधिकारी फरियादियों की फरियाद सुनते नजर आ रहे हैं। अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उसको समय से वापस करें, जिससे कि उन सभी प्रार्थना पत्रों का अगली खबर बांदा से, जहां महाराष्ट्र के भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर की मां का निधन हो गया। उनके अंत्येष्टि में शामिल होने बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पाठक बांदा जनपद के महुआ गांव के रहने वाले संगठन मंत्री चंद्रशेखर, वहीं प्रदेश भर से भाजपा नेता अंत्येष्टि में शामिल हुए। इस अंत्येष्टि कार्यक्रम में मौके पर जिले भर के आला अधिकारी, सदर विधायक और पूर्व सांसद सहित हजारों लोग मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संगठन मंत्री की मां को कंधा भी दिया। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अम्बेडकर नगर से है, जहां अकबरपुर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित सीबी सिंह लॉ कॉलेज में 2 दिवसीय इंटरनेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर शिव सहाय सिंह की मूर्ति के अनावरण व लोकार्पण हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने माल्यार्पण कर शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जननायक विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति संजीत कुमार गुप्ता ने मूट प्रतियोगिता का मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर उसका शुभारंभ किया। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर उदय प्रताप सिंह व शिव कुमार सहाय, गुरुकुल एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर स्वागत किया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां रुद्रप्रयाग में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधा। करण माहरा ने कहा कि बाबा केदार की शिला को दिल्ली ले जाने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर त्रासदी देखने को मिली है। बाबा केदारनाथ की परंपरा से खिलवाड़ किए जाने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। सत्ता में व्यापारी लोग बैठे हुए हैं जो परीक्षाओं को बेचने के साथ ही जल जंगल जमीन को भी बेचने का काम कर रहे हैं। इसमें एक गलत फैसला कांग्रेस की ये हैट्रिक होगी। बद्रीनाथ और मंगलौर जीतने के बाद मुझे भरोसा है कि केदारनाथ के लोग गढ़वाल के साथ जो अन्याय हुआ है उसको याद करते हुए, जो केदार बाबा के संग अन्याय हुआ उसको याद करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान देने के पक्ष में है। और जागरूकता इतनी मैंने देखी, मैं पूरे कुमाऊं गढ़वाल के दौरे कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की जागरूकता महिलाओं में यहाँ देख, वो अंकिता से लेकर सारी संतरेसा से लेकर घटनाओं पे चर्चा कर रही हैं। कब वो पढ़ती हैं, कब देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वो महिला शौचालयों की बात कर रही हैं, वो अस्पतालों में डॉक्टर की बात कर रही हैं। वो 5 किलो अनाज पे कल एक महिला बोलने लगी, कहने लगी कि इंदिरा जी के टाइम पे सारी सस्ते गल्ले की दुकानें खुली, यूनिट के हिसाब से गेहूं चावल आटा मिलता था, मिट्टी का तेल चीनी मिलती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी अपनी फ़ोटो नहीं लगाई। भैया 5 किलो दे रहे हैं और फोटो लगाने में ज़्यादा खर्चा कर रही है सरकार। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र से हनी ट्रैप से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित के तहरीर पर एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित काशीपुर क्षेत्र का निवासी है। पुलिस को तहरीर देते हुए कहा गया कि 28 अगस्त को गौरी वर्मा उर्फ दमयंती वर्मा नाम की महिला आई और वह घबराई हुई थी। उसने उससे पीने के लिए पानी मांगा। जाते समय अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि वो जब कभी रुद्रपुर आए तो मुझसे ज़रूर मिले। बताया कि वह 31 अगस्त 2024 को रुद्रपुर अपने साथी शिक्षक को मिलने आया था। तभी उसने महिला को नंबर पर कॉल किया तो महिला ने इंदिरा चौक बुलाया, जहां वो महिला मिली। महिला उससे कुछ ही दूरी पर अपनी भाभी के घर के काशीपुर रोड वसुंधरा कॉलोनी ले गई और वहीं महिला ने अपने कपड़े उतार लिए और चाकू के नोक पर उसके भी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। पीड़ित के मुताबिक तभी 3 व्यक्ति आए और मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें, बाद में उसे बंधक बना लिया गया और उसके पास जो भी सामान, मोबाइल, पैसा, ATM कार्ड आदि था वो छीन लिया। उससे अलग अलग ट्रांजैक्शनों के माध्यम से 3,65,000 रुपये लिए गए हैं। पीड़ित के मुताबिक उससे अभी भी रुपयों की मांग की जा रही है। पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने और घर में घुसकर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। देखिए, हमें तहरीर प्राप्त हुई थी कि 31 अगस्त की घटना है ये, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि एक महिला द्वारा उससे काशीपुर में मिली और फिर रुद्रपुर में उसे हनी ट्रैप किया गया और उसके द्वारा उसका एक अश्लील वीडियो बनाया गया और उस वीडियो के आधार पर उसको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और पैसे की मांग की जा रही थी। इसमें करीब, जितना तहरीर में अभी सामने आया है, करीब 3,65,000 रुपये अभी तक वादी द्वारा दिए गए हैं इस मामले में और 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इनकी तलाश जारी है, उनके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरह से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के मामले में 3 इंश्योरेंस कंपनी में सर्वे करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। जिले के SSP मणिकांत मिश्रा के द्वारा पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2023 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से फर्जी तरह से 3,53,18,47 रुपये फर्जी क्लेम देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अश्विनी सक्सेना और उप शाखा प्रबंधक हेमंत जगपंगी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी दिनेश कुमार कटियार, सुमित गुप्ता, प्रसून कुमार दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया कंपनी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अपराध पंजीकृत हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक के कुछ कर्मचारियों और उनके सर्वेयर के द्वारा मिलकर फर्जी क्लेम किए गए, जिसमें वाहनों के डैमेज होने के फर्जी क्लेम थे और बहुत मोटी धनराशि, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि गलत तरीके से निकालकर अलग अलग खातों में दी गई, जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया
और उसकी विवेचना चल रही थी। इसमें आज 3 लोगों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें दिनेश, सुमित और प्रसून 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये सर्वेयर का काम करते थे, जो एक ही वाहन को कई एंगल से उसका फ़ोटो लेकर अलग अलग क्लेम में उसी वाहन को लगाते थे, और जो वाहन मालिकों को इसमें पैसा ज़्यादा था, इसमें बैंक के कर्मचारी भी इन्वॉल्व थे, सर्वेयर भी इन्वॉल्व थे। आज उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर के डमुआ डुंगा क्षेत्र के 7,000 से अधिक परिवारों के भूमि अधिकारों को लेकर विवाद गहरा गया। 8 साल से पारित कानूनों का पालन न होने पर स्थानीय निवासी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 1952 से बसे इस क्षेत्र में 1965 में भारतीय वन अधिनियम के तहत 555 एकड़ भूमि को वन क्षेत्र में घोषित किया गया। इस फैसले को नित्यानंद भट्ट ने न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने वन विभाग की याचिका खारिज कर दी, जिससे क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र मुक्त किया गया। इसके बाद 2016 में राज्य सरकार ने एक संशोधन जारी किया, जिसके तहत क्षेत्रवासियों की भूमिधरी अधिकार दिए गए और सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की गई। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।